Pragmatics is a branch of linguistics which is concerned with the meaning in context. Semantics is also dealing with meaning. So semantics is also the study of meaning, and semantics and pragmatics are interrelated. But semantics is a study of meaning in a way that it is meaning in context. It is like a meaning, like the meaning is observed, the meaning is understood, the way a hidden meaning is conveyed to listener through the speaker. So this is an example. कि अमेरिकन टूरिस्ट थे 1960s में जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पे एक कैथेड्रल देखा जो कि रून्स थे जिसके, तो 1960s में वो आके उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ इस बिल्डिंग को, कैसे गिरी, तो उसने बताया इन द वॉर. सो द आंसर वाज इन द वॉर. नाउ अब जो वॉर है, वॉर का सुनते ही 1960s में वो जो दोनों अमेरिकन टूरिस्ट थे वो इस पे कन्विंस हो गए कि द बॉय इज टॉकिंग अबाउट 20 years बिफोर द वर्ल्ड वॉर जो कि 39 से 45 तक थी. तो अब वो जो वॉर है दैट इज शेयरिंग अ कॉमन कॉन्टेक्स्ट. एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट है. वो कॉमन कॉन्टेक्स्ट क्या है वॉर का, जो कि बताने वाले को भी पता था और सुनने वाले ने भी समझ लिया, क्योंकि अमेरिकन न्यू अबाउट दैट. हाँ, अगर कोई बंदा ऐसा होता जिसे वॉर के बारे में ना पता होता और वो आके पूछता और बच्चा सिर्फ इतना कहता कि इन द वॉर, तो वो शायद उसकी बात को ना समझ पाते, क्योंकि वो इमीडिएट उस कॉन्टेक्स्ट को शेयर नहीं कर रहे थे. तो प्रैग्मैटिक्स जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं. अब बेसिकली प्रैग्मैटिक्स क्या है, ये उस स्टडी का नाम है जिसमें हम देखते हैं कि स्पीकर बेसिकली क्या कह रहा है और कहना क्या चाह रहा है उन वर्ड्स के जरिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बिजी इन किचन और कोई आपको कहता है कि फोन बज रहा है, फोन उठा लो, तो आप जवाब आगे से देते हो कि आई एम इन किचन. तो आपने अपरेंटली एक बिल्कुल डिफरेंट और एक ऑल टुगेदर डिफरेंट और गलत जवाब दिया. आपसे तो ये पूछे नहीं गया कि आप क्या कर रहे हो, आपसे ये कहा गया कि प्लीज फोन उठा लो, लेकिन आपने कहा जी आई एम इन किचन. बट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस चीज को क्लियर करता है कि इफ यू आर सेइंग यू आर इन किचन, सो यू आर इंप्लाइंग दैट यू आर बिजी एंड यू कैन नॉट टेक द कॉल. तो ये बेसिकली प्रैग्मैटिक्स है जो कि हिडन मीनिंग्स के बारे में बात करती है, कि जो हिडन मीनिंग्स हैं जो कि स्पीकर से वो जो हिडन मीनिंग्स के हवाले से जो कि अनसेट है, बेसिकली किसी ने कहा नहीं कि, और जो हियरर है वो भी समझ रहा है कि समवन सेइंग कि आई एम इन किचन, तो हियरर को उसका जवाब गलत नहीं लगा, क्योंकि दे आर शेयरिंग इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट. वो कह रहा है चलो ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो मैं फोन उठा लेता हूं. सो दिस इज प्रैग्मैटिक्स व्हिच इज डीलिंग विद द स्पीकर्स मीनिंग और इंटेंडेड मीनिंग्स. Now, when you see this ad, baby sale, up to 50% off, the first thing that comes to our mind is not that babies are on sale. कि कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारे बेबीज पड़े हैं, छोटे छोटे 2 माह के, 4 माह के, 10 दिन के, काले गोरे दुबले पतले, और उन पे सेल लगी हुई. The first thing that comes to our mind is कि this is a sale on the products related to infants. टॉडलर्स, इन्फेंट्स, उनसे रिलेटेड चीजों के ऊपर ये एक डिस्काउंटेड ऑफर है. आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि बड़ा सा 90% ऑफ. तो यू हैव एन आइडिया इन माइंड कि दिस अप टू मींस के हर चीज 90% पे नहीं है. ये सिर्फ एक ट्रिक है इनका कि 50% बड़ा लिख दिया, अप टू छोटा लिख दिया, ताकि लोग आए एंड यू अंडरस्टैंड इट. मजे की बात है, हम फिर भी अंदर जाते हैं कि चलो अप टू 90% में कुछ तो मिल ही जाएगा. सो दिस इज प्रैग्मैटिक्स, जो कि हमें पता है उस चीज को देखने से पहले कि हम बेबीज को लेने नहीं जा रहे, हम उनकी प्रोडक्ट्स को लेने जा रहे हैं. अब जो कॉन्टेक्स्ट जिसकी मैं बात करता आया हूं, अब जो कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्स्ट होते हैं. सो वन इज लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम कोटेक्स्ट भी कहते हैं. एक लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है जिसे हम कोटेक्स्ट कहते हैं. कोटेक्स्ट क्या है? बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ अदर वर्ड्स यूज्ड इन द सेम फ्रेज और सेंटेंस
The surroundings of context has a strong effect on what we think the word probably means. कि जिसमें हम सराउंडिंग कोटेक्स्ट के जरिए, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के जरिए आइडिया लगाते हैं कि कोई बंदा क्या कहना चाह रहा है. In the last chapter, we identified the word bank as homonym, as single form, which means intended in a particular sentence. So we normally do this on the basis of linguistic context. Now, for example, if the word bank is used in a sentence together with the words like steep or overgrown, we have no problem deciding what type of bank this is. कि हमें पता होता है जब हम ऐसी कोई बात सुनते हैं, कोई ऐसा बयान सुनते हैं कि मैं बैंक पे गया जहाँ पे झाड़ियाँ थीं और बड़ा स्टीप एरिया था, तो हमें पता है कि ये कम से कम पैसों वाले बैंक की बात नहीं हो रही. या if here say that he has to go to bank to withdraw some cash, अब ये साथ वाले जो वर्ड्स हैं ये एक मिलके लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम कोटेक्स्ट कहते हैं. कोटेक्स्ट मीन साथ वाला एक हमसाया साथी जो कि मिलके आपको क्लियर कर रहा है चीज के बारे में. जिस स्टीप और ओवरग्रोन ने बताया कि ये पैसों वाला बैंक नहीं हो सकता, और कैश और विड्रॉ ने बताया कि ये दरिया वाला बैंक नहीं हो सकता. सो फ्रॉम हियर वी मीन कि ये लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट किस किस्म के बैंक की बात कर रहा है, क्योंकि बैंक तो 3-4 हो सकते हैं. ब्लड बैंक भी है, पैसों वाला बैंक भी है और दरिया का बैंक भी है. सो हमारा कॉन्टेक्स्ट इस चीज को क्लियर करता है कि व्हाट context is being talked about. Yes. सर कोटेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, समझ नहीं आई. जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है उसको हम कोटेक्स्ट कहते हैं. लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट वो है जिसमें हम एक सेंटेंस में जो एक चीज जो कि थोड़ी सी एम्बिग्विटी पैदा कर सकती है उसके हवाले से वो वर्ड्स हमारे लिए क्लैरिटी पैदा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हेड का वर्ड है, अब हेड का मतलब सर भी है, हेड का मतलब हेड ऑफ फैमिली भी है, हेड का मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन भी है. अगर मैं डिनर टेबल पे बैठ रहा हूं और मैं वहां पे पूछता हूं कि वेयर इज द हेड, सो इट मींस कि मैं लोगों से ये पूछ रहा हूं कि डिनर का टाइम है, हेड ऑफ द फैमिली वो नहीं है, उनकी चेयर एम्प्टी है. तो ये जो वेयर इज द हेड जो है ये वर्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि मैं अब इस वक्त हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा. अगर मैं अपनी वर्क प्लेस पे हूं और मैं पूछता हूं कि हेड साहब से मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन साइन करा लेना, सो इट डजंट मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय हेड ऑन माय बॉडी या मैं अपने फैमिली हेड की बात कर रहा हूं. अब ये जो वर्ड्स हैं एप्लीकेशन, छुट्टी, साइन करा लेना, इट मीन्स कि मैं उस हेड की बात कर रहा हूं जिसको मैं रिपोर्ट करता हूं, जो कि मेरा बॉस है. तो ये जो वर्ड्स होते हैं मिलके ये एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, लिंग्विस्टिक यानी वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं. इन्हें हम कोटेक्स्ट भी कहते हैं कि ये सब वर्ड्स मिलके एक सेम कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट वन वाज लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड इज फिजिकल कॉन्टेक्स्ट. सो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? If we see the word bank on the wall of a building in a city, the physical location will influence our interpretation. So यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस बैंक की बात कर रहे हैं, या ये अगर बैंक लिखा है तो इस बैंक का मतलब कौन सा बैंक हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपने इस प्रोसेस से गुजरे हैं, वहां पे एक लाइब्रेरी होगी. और अगर आपको कोई आपका क्लास फेलो फोन करता है कि ओके लाइब्रेरी के सामने आ जाओ, तो आपको चूंकि वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आपका आप दोनों में कॉमन है, आपका वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आपस में म्यूचुअल है, तो आप बगैर पूछे चले जाते हो कि कौन सी लाइब्रेरी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक ही लाइब्रेरी, सो यू डायरेक्टली गो टू दैट लाइब्रेरी. हाँ, अगर आप एक न्यू कमर हो और यूनिवर्सिटी में नए आए हो और आपका और मेरा उसमें जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज नॉट शेयर्ड. आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा ऑफिस कहाँ है, मैं कहता हूँ कि लाइब्रेरी के साथ. तो नाउ दिस इज नॉट क्लियर फॉर यू टू नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट लाइब्रेरी और वेयर इट इज, क्योंकि आपने तो उस जगह को देखा ही नहीं हुआ. सो फिजिकल सिचुएशंस या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें होती हैं जिनको हम
फिजिकली आपस में शेयर करते हैं, और जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि आपस में फेमिलियर हैं और किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की तरफ या उसकी मीनिंग की तरफ इशारा करते हैं। Now, अब इसमें डेक्सीज, तो डेक्सीज क्या है? दीज आर एक्सप्रेशंस, these are some common words in our language that cannot be interpreted at all if we do not know the context, especially the physical context of speaker. कि जब आपको ये वो वर्ड्स हैं जो तब हमारी मदद करते हैं, या इनकी हम इंटरप्रिटेशन तब कर सकते हैं जब हमें फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, या सब उसमें भी इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट जब क्लियर हो स्पीकर का, वरना इन वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड्स हैं क्या। पर्सनल डेक्सीज हैं, यानी हम इन्हें कह सकते हैं कि प्रोनाउंस जिस तरह के ही, हिम, हर, हर्स, दे। स्पेशियल यानी डिस्टेंस के हवाले से देयर, हेयर, वहां, यहां। टेम्पोरल जो कि टाइम के हवाले से कल, परसों, आज, तब, इस तरह, पिछले साल, उस साल, इस साल। तो ये सारे वो हैं जो इसकी टाइप्स हैं, पर्सनल डेक्सीज, स्पेशियल एंड टेम्पोरल। Coming back to the definition of it, कि जब हमें इन तमाम वर्ड्स को इंटरप्रेट हम तभी कर पाएंगे जब हमें फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने क्लास फेलोज के साथ प्लान बनाया कि हम रात को 8 बजे सिनेमा में मिलेंगे, मूवी देखेंगे। तो आपको 7:30 पे एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है अपने फ्रेंड का, उसमें लिखा है एट दिस सिनेमा। तो आप इससे क्या मतलब लेंगे? सो इससे क्लियर है कि आपका वो फ्रेंड 7:30 पे सिनेमा, जो कि प्रपोज्ड लोकेशन है, पहुंच चुका। अब आप अकेले बैठे हुए हैं, आपका कोई प्लान नहीं सिनेमा का, और आपको अचानक टेक्स्ट मैसेज आता है एट दिस सिनेमा। नाउ दिस इज एम्बिगुअस। अब ये क्यों एम्बिगुअस है और पहला सिनेमा का मैसेज क्यों एम्बिगुअस नहीं था? क्योंकि वहां पे आपको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट जो था स्पीकर का, उसके बारे में पता था। या रीच्ड देयर, मैं किसी को कहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी में कैंटीन पे जाके मेरा वेट करो, तो मुझे टेक्स्ट आता है रीच्ड देयर। तो देयर जो हमारा जो एक स्पेशियल डेक्सीज है, ये तब क्लियर होगा जब मुझे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का पता है। तो मुझे याद आ जाएगा, मैंने खुद उसको कहा है कि मुझे वहां कैंटीन पे जाके मैसेज करना। सो दिस इज क्लियर कि वो कैंटीन पे। आउट ऑफ नोवेयर अगर मुझे कोई मैसेज आ जाता है कि रीच देयर, तो आई एम अनश्योर अबाउट इट कि मैसेज कहां से आया, कौन है, कौन कहां पे रीच कर गया, क्यों रीच कर गया, मुझे क्यों बता रहा है। तो ये डेक्सीज का पता तब चलता है जब हमारा आपस में फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, तो हम तब इस चीज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अनदर थिंग इज रेफरेंस। ये चीज आपने याद रखनी है, और ये इसमें आती भी है एज लाइक क्वेश्चन। वर्ड्स डू नॉट रिफर टू एनीथिंग, पीपल डू। कि अल्फाज चीजों को, किसी चीज को रिफर नहीं करते, लोग करते हैं। लोग अल्फाज को तो रिफर नहीं कर सकते ना, लोग अल्फाज को यूज करते हैं किसी ना किसी चीज को रिफर करने के लिए, किसी चीज के बारे में पूछने बताने के लिए। To perform an act of reverence, we can use proper nouns like Chomsky, Jennifer, Vickers, other nouns in phrases. किसकी जगह? A writer, यानी चोम्स्की की जगह या राइटर की जगह हम चोम्स्की यूज कर लेते हैं। My friend की जगह जेनिफर, द कैट की जगह विस्कस, उसका नाम यूज कर लेते हैं, उसकी टाइप यूज कर लेते हैं, या हम कई दफा प्रोनाउंस यूज कर लेते हैं, ही, शी, इट। तो वो एज अ रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं। I'm talking about like a writer. The writer is Chomsky. Chomsky is my favorite writer. My favorite writer was born around 19 something. तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं रिफर कर रहा हूँ उस चीज को जिसको मैं जानता हूँ, जिसकी तरफ मैं इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। We sometimes assume that these words identify someone or something uniquely. But it is more accurate to say that each of these word or phrase there is a range of reference. कई दफा कुछ रेफरेंस बड़े यूनिक होते हैं, कई दफा कई चीजों के लिए हमारे पास एक रेंज होती है रेफरेंसेस की, यानी वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है। The word Jennifer or friend or she can be used to refer to many entities in the world. कहने को तो जेनिफर बहुत सारी हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, she बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। लेकिन हम
कब समझेंगे कि ये यूनिकली यूज हो रहा है रेफरेंस, जबकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। उस्मान बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरा भी एक दोस्त उस्मान है, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में डिस्कशन कर रहे हैं उस्मान का नाम आएगा तो ऑटोमेटिकली आई थिंक दैट इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट उस्मान। बट इफ आई एम गोइंग समवेयर एंड टू पीपल आर टॉकिंग अबाउट सम उस्मान, देन आई मे नॉट बी श्योर कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट कैन बी एनी पर्सन नेम्ड एज उस्मान। तो जो वर्ड्स हैं उनकी एक रेंज होती है रेफरेंसेस की। So, as we observed earlier, an expression such as war does not directly identify anything by itself because its reference depends on who is using it. 92 में आप चले जाएं किसी गांव में, 92 का जो सफर है सैलाब जिसमें आया था, तो आप पूछें कि भाई ये फसलें खराब क्यों हैं? सैलाब की वजह से। तो वो उसके ऑटोमेटिकली जो उस चीज को जानते हैं और वो जो बता रहा है, ये दोनों मिलकर उस बारे में सोचेंगे कि 92 में पाकिस्तान में बड़ा जालिम सैलाब आया था, तो ये उसी की तरफ इशारा है। वो क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि दे आर हैविंग अ शेयर्ड ऑब्जर्वेशन और शेयर्ड नॉलेज। वो शेयर्ड नॉलेज इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन ऑल्सो रिफर टू थिंग्स व्हेन वी आर नॉट श्योर व्हाट टू कॉल देम, कि हमें जब किसी के बारे में एग्जैक्टली श्योर ना भी हो तब भी हम उन्हें बुला लेते हैं, हम उन चीजों को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सऊदीया में हर दूसरे बंदे को मोहम्मद कहते हैं जिसका नाम आपको नहीं भी पता, तो वी रिफर टू थिंग्स जिनके बारे में हमें ना भी पता हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ मैन हु ऑलवेज ड्रोव हिज मोटरबाइक फास्ट एंड लाउड थ्रू माय नेबरहुड एंड वाज लोकली रिफर्ड टू एज मिस्टर कावासाकी। अब कावासाकी ब्रांड नेम है मोटरसाइकिल का, लेकिन वो जो बंदा जो मोटरसाइकिल बड़ा तेज चलाता था उस इलाके में, तो उसे नाम दे दिया गया कि अच्छा ये कौन गुजरा, ये मिस्टर कावासाकी गुजरा। हालांकि हम उसे नहीं जानते वो कौन है, उसकी जात पात क्या है, कहां से पढ़ा लिखा, किसका बेटा है, हमें नहीं पता। लेकिन सिर्फ इस चीज की वजह से कि हमें उसके मोटरसाइकिल का पता है कि ये बड़ा तेज गुजरता है, तो हमने उस हवाले से उसे एक नाम दे दिया। हम अपने टीचर्स को भी नाम दे देते थे यूनिवर्सिटी में, हमें भी बड़े नाम मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। वो किस वजह से? कोई एक ट्रेट होती है जिसकी वजह से हमें कोई ऐसा नाम दे दिया जाता है जिसकी वजह से जो हमें नहीं जानते वो भी हमें जानना शुरू हो जाते हैं। Now the inference is another thing. तो मिस्टर कावासाकी जो ये एक रेफरेंस की एग्जांपल है। अब अगर हम देखेंगे कि लर्नर्स की जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ नॉलेज के वो जो वर्ड को कैसे यूज करता है। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में एक वेटर ये पूछ सकता है कि जो स्पिनच सैलड है वो कहां बैठा है, और रिप्लाई मिलेगा दरवाजे के पास। स्पिनच सैलड कहां बैठा है, इट डजंट मीन कि स्पिनच सैलड इज द नेम ऑफ सम पर्सन। So spinach salad is a person who has ordered for spinach salad. तो अगला बंदा इन्फर कर लेता है कि इसने क्या पूछा। पहले बंदे ने रिफर किया, दूसरे ने इन्फर कर लिया, दूसरे ने उसको देख लिया, समझ लिया कि ये किसकी बात कर रहा है। Can I borrow? Can I look at your Chomsky? So it means कि I am asking or requesting you to look at your book of linguistics written by Chomsky. तो आप इन्फर कर लोगे कि अच्छा ये बात कहना चाह रहा है। So in this way, this is called inference. Then we have anaphora. इनकी जो definitions हैं वो आपको आनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। So anaphora means referring back to something. इसमें दो चीजें, इसमें antecedent है और anaphora. For example, we saw a funny home video about a boy washing a puppy in a small bath. The puppy started struggling and shaking its body, and the boy got really wet. When he let go, it jumped out of the bath and ran away. So in that type of referential relationship, the second or subsequent referring expression is an example of anaphora. Anaphora यानी इसमें जो expression use किया गया दूसरी दफा यानी दूसरे सेंटेंस में किसी पहली चीज को रिफर करते हुए उसे एनाफोरा कहा जाता है, जिसका मतलब है कि रिफर बैक करना। द फर्स्ट मेंशन्ड इज कॉल्ड एंटीसेंडेंट। जो सबसे पहले मेंशन होगा उसमें उसे एंटीसेंडेंट कहेंगे। मतलब सो इन आवर एग्जांपल अ बॉय, अ पपी एंड अ स्मॉल बाथ आर एंटीसेंडेंट, एंड द पपी, द बॉय, ही, इट एंड द बाथ आर एनाफोरिक एक्सप्रेशंस। जैसे हमने पढ़ा ना कि असलम इज माई फ्रेंड। अब मैंने बार बार असलम यूज नहीं करना, ही इज अ गुड बॉय, तो ही एज अ प्रोनाउन उसके साथ हम यूज कर लेते हैं, एंड ही कंटिन्यूज, फिर हम बार बार नाम नहीं लेते। इन द सेम वे जब हमने पहले बात कर ली कि एक वीडियो देखी हमने, अब उस वीडियो में एक बच्चा था, उसके साथ एक पपी था और एक स्मॉल बाथ था।
ये चीज हमने पहले मेंशन कर दी, तो इसका मतलब है कि हमने जब इनको पहले मेंशन कर चुके हैं तो अब ये हमारे एंटीसेंडेंट्स हैं। अब जब दोबारा ये मेंशन होंगे या दोबारा इनकी जगह हम कोई प्रोनाउंस यूज करेंगे तो वो इनके हवाले से एनाफोरिक एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। So anaphora means referring back, presupposition. So when we use a referring expression like this, he or Shakespeare, we usually assume that our listeners can recognize which referent it is intended. कि अगर बात करते हैं कि मैंने शेक्सपियर देखा, it means कि मैंने उसका थिएटर देखा. In a more general way, we design our linguistic messages on the basis of large-scale assumptions about what our listeners already know. हमारे लिसनर्स को क्या पता है, हम उस हवाले से बात करते हैं। तो अगर मैं किसी से पूछता हूं कि यार तुरगुट का क्या बना, सो इट मींस के आई एम श्योर कि दैट पर्सन इज वाचिंग इर्तुगरुल गाजी, वो ये प्ले देख रहा है और वो जानता होगा इसके कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि दिस इज लाइक अ वाइड स्प्रेड लाइक अ फायर थिंग, जो कि हर बंदा इससे गुजरा है, हर बंदा इसको देख रहा है, तो सबको पता होगा। तो मैंने इस चीज को प्रीसपोज कर लिया। So what a speaker assumes is true, known by a listener, can be described as a presupposition. जब स्पीकर assume कर लेता है कि कोई चीज ठीक है लिसनर के हवाले से, तो उसको presupposition कहा जाता है। For example, I bought third car, which means I already have 2 cars, और ये बाकी बंदा assume कर लेंगे। मैं अगर किसी को कहता हूँ कि भाई मैं तीसरी गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मैंने तीसरी गाड़ी खरीदी, तो वो बंदा एज्यूम कर लेगा अच्छा तीसरी खरीदी तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसके पास 2 गाड़ियां हैं, जब ये तीसरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर किसी से एक और एग्जांपल दे देता हूं कि पूछता हूं कि सीजीपीए क्या रहा, इट मींस कि मैं ऑलरेडी हम एक शेयर्ड म्यूचुअल नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि आजकल रिजल्ट्स निकले हैं तो सबके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगला बंदा मुझसे ये नहीं पूछेगा कौन सा सीजीपीए, तो वो मुझे अपना सीजीपीए बताएगा, because we are sharing the same observation. Entailment क्या है? Entailment ये है कि जब हम in a way के ये this is attached with presupposition कि हम उससे sentence entail करते हैं। यानी presupposition is like in chronological order it comes first and entailment comes afterwards. For example, अगर sentence है I bought 4th car, I keep buying selling. तो presupposition क्या है? लिसनर्स को जो पता चल जाएगी कि मेरे पास पहले भी 3 गाड़ियां थी। एंटेलमेंट क्या बनती है सेंटेंस की कि आई मे सेल द ओल्ड वंस, क्योंकि मैंने ऊपर बात की कि मैं बाइंग सेलिंग करता रहता हूं, तो मैं शायद ये बाय कर लूं। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, प्रीसपोजिशन क्या है कि मेरे पास गाड़ी है। एंटेलमेंट क्या है कि मैं इसका पंक्चर लगवाऊंगा। सो दीज आर प्रीसपोजिशंस। हालांकि मैंने ये कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं, मैंने उसको नहीं बताया कि मेरे पास गाड़ी है, मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि मैं पंक्चर लगवाऊंगा। मैंने बताया जी मेरे पास मेरी गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। नाउ इट मींस के मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास गाड़ी है, एंड सेकंड थिंग दिस इज आल्सो क्लियर कॉमनली और कॉमन सेंस है कि मैंने इसका पंक्चर लगवाना है। सो ये भी चीज अगले के नॉलेज में आ जाएगी। देन वी हैव स्पीच एक्ट्स। तो स्पीच एक्ट्स क्या है? These are meaning of utterances in terms of what speakers intend to convey. अब हम कई रास्ते होते हैं हमारे पास अपने मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए, कई चीजें कई तरीके होते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए। अब वो जो इंटेंडेड मीनिंग्स हैं उनको बोलने के लिए वो क्या क्या तरीके हैं वो इन स्पीच एक्ट्स में हम देखते हैं। वी यूज द टर्म स्पीच एक्ट टू डिस्क्राइब एक्शन सच एज रिक्वेस्टिंग, कमांडिंग, क्वेश्चनिंग और इन्फॉर्मिंग। कई दफा हम किसी से बात करते हैं तो थ्रेट करते हैं, कई दफा हम क्वेश्चन करते हैं, कई दफा हम हुक्म देते हैं, कई दफा हम रिक्वेस्ट करते हैं, कई दफा हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ तरीके हैं नॉलेज शेयर करने के। अब स्पीच एक्ट्स के कुछ लेवल्स हैं। अब इसमें बेसिकली स्पीच एक्ट थ्योरी में ये जो 3 टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। फोर्स यानी लिंग्विस्टिक फोर्स जो हम यूज करते हैं। अब वो क्या है? बेसिकली 3 लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लोक्यूशनरी फोर्स, illocutionary force and pre-locutionary force. Locutionary force has referential value, yani meaning of code. Illocutionary force is performative function, yani implication of speaker. And pre-locutionary force is the perceived effect,
यानी इन्फ्लुएंस बाय एड्रेसीज, कि एड्रेसी जिससे हम बात करें वो क्या इन्फर करता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, जो लोक्यूशनरी फोर्स है ये वो फोर्स है जो कि हम कोई बात करने से पहले उसका एक सांचा अपने माइंड में बना लेते हैं कि इस बात को हमने ऐसे करना है। अक्सर हमारे दरमियान एक सियाना बंदा होता है जो कहता है यार मुझे बोलने दो, फिर वो सोच के कहता है अच्छा जी इस बात को ऐसे किया जाए तो इसका ज्यादा असर रहेगा। देखिए हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमसे बात करते हैं, एक तरीका होता है जो गलत तरीके के, हम अगर वो हमें लगता है कि वो गलत सोच रहे हैं तो हम डायरेक्ट उन्हें डिनाई कर दें, नहीं जी नहीं मैं नहीं मानता, ठीक है, एक ये तरीका है। एक तरीका यह है कि हम उन्हें कहें कि आप जो है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन अगर हम यूं करके देख लें तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा। अब आपने इसमें उनकी बात को डिनाई कर भी दिया और नहीं भी किया। तो ये बेसिकली है कि हम जब एक चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं, एक चीज को हमने वर्ड्स तैयार कर लिए, तो वो हमारी लोक्यूशनरी फोर्स है जिसमें हम कोड्स तैयार कर रहे हैं, मीनिंग्स तैयार कर रहे हैं कि हमने बोलना क्या है। इलोक्यूशनरी फोर्स क्या है? वो हमारा बोलने का अमल, कि हमने वो बोला कैसे। कई लोगों से जब एक्सपेक्ट किया जाता है वो उस वक्त बड़ा बुरा बोल जाते हैं, कईयों से जब अच्छा बुरा एक्सपेक्ट किया जाता है वो बहुत अच्छा बोल जाते हैं। सो वो जो बोलना है इटसेल्फ, दैट इज द परफॉर्मेटिव फंक्शन। पहले था कि आपने सोचा कि आपने क्या बोलना है, इलोक्यूशनरी में आपने बोल दिया जो आपने बोलना था। प्री इलोक्यूशनरी फोर्स क्या है कि जो आपने बोला उसका इंपैक्ट क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने पानी पीना है तो मैं एक देख के मेरे घर में जो भी अवेलेबल है मैं उसे कहता हूँ कि मैंने सोच लिया कि मैंने पानी पीने के लिए किसी को कहना है, तो मैंने जब वो मेरी लोक्यूशनरी फोर्स है कि पानी लेके आओ, जब मैंने उसे कह दिया ये वर्ड कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, और फिर उसका इफेक्ट क्या निकला कि मेरे लिए पानी आ गया। सो ये बेसिकली एक वो सिंपल वर्ड्स। फिर एक है कि आप किसी को समझाने जा रहे हो तो पहले आप कुछ उसके बारे में माइंड में आपने खाका तैयार किया कि मैंने ये बातें समझानी है। फिर जो आपने बोला वो आपका इलोक्यूशनरी फोर्स थी कि आपने उसको समझाया किस तरह, आपने वर्ड्स कैसे यूज किए, क्या आपके वर्ड्स के अंदर पावर थी, क्या आपके वर्ड्स कन्विंसिंग थे। और प्री इलोक्यूशनरी फोर्स क्या है बेसिकली कि उसका इफेक्ट क्या निकला, क्या वो बंदा समझ गया, क्या उसकी बात से आपकी बात से मुत्तफिक हुआ। एंड इन अदर वेरी सिंपल वर्ड्स कि एक टीचर जो माइंड में प्लान करता है दैट इज लोक्यूशनरी फोर्स, जो पढ़ा देता है बच्चों को दैट इज इलोक्यूशनरी फोर्स। और अगर बच्चों को उस बात की समझ आ जाती है या वो उस तरह बिहेव करते हैं जैसा स्पीकर चाह रहा था, जिस तरह वो समझाना चाह रहा था वो उससे समझ जाते हैं, सो दैट इज प्री लोक्यूशनरी फोर्स। स्पीच एक्ट्स के फिर लेवल्स हैं जिसमें हमने बात की कि कई दफा हम हुक्म देते हैं। सो असर्टिव्स हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि जॉन इज अ डिसरिप्यूटेबल बिजनेसमैन। अगर हम किसी के बारे में बात करें, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो दैट दोज थिंग्स आर कॉल्ड, दोज एक्ट्स आर कॉल्ड असर्टिव्स। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर्स देते हैं, सो दे आर डायरेक्टिव्स। समटाइम्स वी मेक अ कमिटमेंट, तो हम उसमें कमिटमेंट करते हैं कि आई विल डेफिनेटली कम टू योर बर्थडे, सो दे आर कॉल्ड कमिटमेंट्स। देन वी गिव अ न्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स, लाइक वी द ज्यूरी फाइंड द डिफेंडेंट टू बी गिल्टी, कल छुट्टी होगी या संडे की क्लास कल सैटरडे को होगी और वाकई होगी, सो दिस इज डिक्लेरेटिव। Then sometimes we express emotions, so that is called, those acts are called expressives. Further on, we have politeness with us. So politeness is the theory by Stephen C. Levinson. So this is about our face and our face saving, face losing. Face क्या है? Basically, face is our public self-image. हम में से हर एक का एक public self-image है, यानी हम चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक सेल्फ इमेज है, जो लोगों के सामने हमारा एक इमेज है, वो खराब ना हो, वो ठीक रहे, हमारी कहीं पे बेइज्जती ना हो, कोई अल्फाज हमें हर्ट ना करें, हम कोई हमें किसी के सामने थ्रेट ना करे, कोई हुक्म ना दे। सो दैट इज आवर पब्लिक सेल्फ इमेज। पॉजिटिव फेस क्या है कि दिस इज अ कंसिस्टेंट सेल्फ इमेज ऑफ पर्सनैलिटी, क्रूशली including the desire that the self-image be appreciated and approved of and claimed by interactants। जो हमसे इंटरेक्ट करें वो हमारे पॉजिटिव फेस को अप्रूव करें, हमें सराहें। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसे इज्जत मिले, उसे तारीफ मिले। हम जब भी कोई अच्छा पहनते हैं, अच्छा कोई बिहेव करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिवॉर्ड या अप्रूवल। तो वो बेसिकली क्या है? हमारा पॉजिटिव फेस है। हमारा पॉजिटिव फेस डिमांड करता है
कि हमें खुश रखा जाए, हमारी बात को माना जाए, हमें सराहा जाए। उसी में नेगेटिव जो फेस या नेगेटिव एक्ट है वो क्या है? The want of every competent adult member that his actions be unimpeded by others. हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो हमारी एक आज़ादी है उसमें कोई रुकावट ना डाले। मेरा दिल चाह रहा है तो मैं जिस तरह मर्जी बोलूं, मेरा दिल चाह रहा है तो मैं जैसे मर्जी गाड़ी चलाऊं, कोई उसके बीच में आके मुझे इंटरेक्ट ना करे, रोके नहीं। तो ये मेरा नेगेटिव फेस है जो कि मुझे यहाँ पे किसी नेगेटिव फेस का मतलब बुरा करेक्टर नहीं होगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेगेटिव फेस मींस कि मेरे फेस या मेरे उस पब्लिक इमेज के दरमियान में जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं कोई रुकावट ना आए। फेस सेविंग एक्ट क्या है कि स्पीकर से समथिंग टू लेसन अ पॉसिबल थ्रेट और मेंटेनिंग अ गुड सेल्फ इमेज। कि हम फेस सेविंग एक्ट कई दफा यूज करते हैं कि अगर कहीं पे लड़ाई होने वाली है तो हम कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिससे लड़ाई टल जाती है कि देखो बेटा तुम तो मेरे बच्चों की उम्र के हो। अब ऐसे वर्ड से क्या हमने फेस सेव किया, क्योंकि उसके रिजल्ट में आपकी पब्लिक इंसल्ट भी पॉसिबल है, आपके साथ भी वो आपकी उस जो फेस है पब्लिक सेल्फ इमेज जिसका हम ख्याल रखते हैं उसको थ्रेट हो सकता है। तो हमने ऐसे अल्फाज यूज करके उस थ्रेट को खत्म किया, अपने फेस को सेव किया। फेस थ्रेटनिंग एक्ट क्या है? That an act that inherently damages the face of the adversary of the speaker by acting in opposition to wants and desires of the other. अब बेसिकली क्या है कि हर एक बंदे का एक अपना फेस है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एक कोलीग्स में बैठे हैं और आपका एक कोलीग जिससे आप कितनी नहीं बनती वो आपको कहता है जा यार पानी लेके आ, तो आप सोचेंगे भाई ये मेरा कोलीग है, ये मुझे बोल किस तरह है जा पानी लेके आ। सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी improper language in a professional like arena. Moreover, ये तो बड़ी वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है और हम फॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं, तो ये क्या बात हुई जा पानी लेके आ। सो वो हमारे फेस को, दिस इज फेस थ्रेटनिंग एक्ट। तो अगर हम या हम इवन किसी इतना भी कह लें यार ये पेंसिल देना, अब भाई वो उसकी पेंसिल है वो मैं क्यों दे, वो तो मैं जानता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उससे फिर उस वक्त रिक्वेस्ट करेंगे उस फेस थ्रेटनिंग एक्ट को खत्म करने के लिए कि भाई क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे से ये मुझे जवाब दे देगा, फेस थ्रेटनिंग एक्ट होगा इसका, मेरी बात इसके लिए। तो मैं कहूँगा यार प्लीज आप अगर जहमत ना महसूस करें तो मेरे लिए पानी ला सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि मैंने वो पॉसिबल फेस थ्रेटनिंग एक्ट को मिनिमाइज कर दिया। अब वो जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था उसकी तरफ से रूड बिहेवियर या एक डिसअप्रूवल या डिनायल, वो काफी हद तक खत्म हो गई कि काइंडली अगर माइंड ना करें तो मैं आपका पेन थोड़ी देर यूज कर लूं। अब इससे क्या हुआ कि अगले को फील हुआ, यानी इन वेरी सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज, कि उसकी इज्जत नफ्स पे हर्फ नहीं आया। आपने बड़े एक पोलाइट अंदाज में रिक्वेस्ट करके उससे वो चीज ली, सो इट मीन्स कि आपने उसकी उस पब्लिक सेल्फ इमेज को बरकरार रखा। तो मुझे कोई बंदा मेरी फैमिली के सामने एवं हुक्म दे तो मुझे फील होगा कि यार ये कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला। लेकिन अगेन मेरी फैमिली के सामने, क्योंकि अकेले में तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, या लेकिन कोई बंदा मुझे रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ऑनर करूंगा, व्हेन आई एम अलोन और व्हेन आई एम विद फैमिली स्पेशली, या उन लोगों के साथ जिनके सामने मैं नहीं चाहता मेरा जो फेस है वो खराब हो, पब्लिक सेल्फ इमेज खराब हो। सो बॉल्ड ऑफ रिकॉर्ड, बॉल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है, बॉल्ड ऑफ रिकॉर्ड ये है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेटजी, दिस इज अ डायरेक्ट वे ऑफ सेइंग थिंग्स विदाउट एनी minimizations to the imposition, in a direct, clear, unambiguous and concise way. Sometimes one needs to use certain words जो कि बड़े clear हो, बड़े unambiguous हो, direct हो, no matter कि उसका public face image save हो रहा है या उसको कोई threat मिल रहा है या face negative face act बन रहा है, कई दफा हमें ऐसे words use करने पड़ते हैं। So this is the study of hidden meanings, pragmatics, जिसका काम था कि hidden meanings के साथ डील किया कैसे करते हैं। एक जो hidden meanings जो unsaid, basically reading between the lines. So this is how